जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। रिसेंटली एक टॉपिक बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है और वो टॉपिक है इलेक्शन कमीशन। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। ये 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा ये जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है उसका क्या मायने है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या चीजें हमें याद रखनी चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इशू मैं आपको समझाऊंगा वीवीपैट का। वीवीपैट का मसला पिछले काफी समय से चल रहा है, क्या है पूरा मुद्दा समझाऊंगा आपको इस वीडियो में। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, 5 इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको पता नहीं होंगे चुनाव के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं पूरे इलेक्शन को। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इलेक्शन कमीशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि आपको मैं ये बता पाऊं कि इलेक्शन कमीशन से एक क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। नाउ सबसे पहले जो स्लाइड आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है, यहां पर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है उसमें से मिजोरम में कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं। सीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सीट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की टोटल सीट्स कितनी है? 40 सीट्स है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि यूपी में कितनी सीट्स हैं, मिजोरम में कितनी सीट्स हैं, राजस्थान में कितनी सीट्स हैं। तो सीट्स से एक क्वेश्चन निकलता है। आपके स्क्रीन के सामने जो मैप है मिजोरम का है, मिजोरम में टोटल कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। नाउ अब आपको क्या करना है, आपके लिए कुछ होमवर्क है। पहला होमवर्क ये है कि आप पता कीजिए कि मिजोरम के नए सीएम कौन हैं, इसके अलावा गवर्नर कौन बनेंगे। ये आपका होमवर्क है, इसको पता करके आइए और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इसके अलावा आपको मिजोरम के जितने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं उनको भी याद करना है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहीं का, जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा अपने शॉर्ट नोट में भी इसको नोट करेंगे। नाउ नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट स्लाइड की बात करें तो छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव हुआ। नाउ छत्तीसगढ़ में टोटल सीटें कितनी है? टोटल 90 सीटें हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है 90 सीटें, 37 सीटें, 40 सीटें, कितनी सीटें हैं? और आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये जो है कितनी सीटें मिनिमम हो सकती हैं एक लेजिस्लेटिव असेंबली में। मिनिमम कितनी हो सकती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितनी मिनिमम सीटें हो सकती हैं। नाउ छत्तीसगढ़ में 2 फेजेस में चुनाव हुए। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टोटल सीटें कितनी है? 90। कई बार फेज से क्वेश्चन पूछ लेता है कितने फेज में चुनाव हुआ, 1 फेज में, 2 फेज में। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में हुआ, बाकी जितने भी स्टेट हैं उनमें एक ही फेज में चुनाव हुआ। नाउ तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में टोटल सीटें कितनी है? 119। 119 सीटों पर चुनाव हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपका होमवर्क सेम, क्या तेलंगाना के नए सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, कैपिटल क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। जितने भी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है ना मेरे भाई, ये 5 के 5 राज्य बड़े इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। जो भी चर्चा में, जैसे मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन न्यूज़पेपर्स में था, इलेक्शन कमीशन का 324 आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से याद करके जाना है हमें। 324 टू 329 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। नाउ 324 तो मैं आपको डिटेल से यहाँ समझाऊंगा ही समझाऊंगा, इसके अलावा 29 तक आपको खुद से करना पड़ेगा। नाउ तेलंगाना में कितनी सीटें हैं? टोटल 119 सीटें हैं। नाउ मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है जहां पर 230 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। 230 सीटें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 230 सीटें मध्य प्रदेश आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो आपको याद रखना चाहिए। नाउ एक इंपॉर्टेंट लोकेशन की मैं बात करूं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये एक टाइगर रिजर्व के तौर पे भी घोषित किया गया। आपको बताना है कि कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है जो गुरु घासीदास अभी डिक्लेयर किया गया है और किस राज्य में है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आज के इस वीडियो में आपको बहुत होमवर्क मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये तो पता चल रहा है कि क्या चीजें हमें पढ़नी है और क्या चीजें छोड़नी है। नाउ राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में टोटल सीटें कितनी है? 200 सीटें हैं। टोटल सीटें कितनी है? 200 सीटें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 200 सीटों में 199 सीटों पर चुनाव हुआ। एक सीट है जिस पर चुनाव नहीं हुआ, वो सीट कौन सी है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि वहां के जो पहले के एमपी थे उनकी क्या हुई थी,
एमएलसी थी उनकी डेथ हो गई थी, जिसके चलते वहां पर चुनाव नहीं हुआ ना। राजस्थान में टोटल सीटें कितनी है? 200 सीटें हैं। इसी तरीके से लगे हाथ आप आर्टिकल 200 भी देख लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट है, ये 5 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सरिस्का टाइगर रिजर्व एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान में है। इसके अलावा राजस्थान में जितने इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं, आपके लिए होमवर्क बनता है कि आप उसको करिए, इकट्ठा कीजिए। और नए सीएम कौन है, नए गवर्नर कौन है, ये भी आपको पता करना है राजस्थान के बारे में। नाउ आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 324 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से डील करता है। ये आर्टिकल बताता है कि इलेक्शन का वो कौन कौन से व्यक्ति होंगे जिसका इलेक्शन कमीशन करवाएगा, जैसे कि एमपी का इलेक्शन, एमएलए का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इन सब का इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमिश्नर करवाता है। और इसका सुपरिंटेंडेंट, डायरेक्शन, इसके अलावा कंट्रोल कौन करेगा? ये करेगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल बॉडी है और इस टाइम इलेक्शन कमीशन इतना ज्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था। उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को जो बनाया जाता है, इसका सारा पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। इसलिए गवर्नमेंट से इलेक्शन कमीशन को फ्री कराना है और इसके लिए क्या करना है? एक कमिटी बनाएंगे। इस कमिटी में जजेस का भी रोल होगा, सरकार का भी रोल होगा, एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी होगी जो मिलकर इलेक्शन कमीशन को नियुक्त करेगी। अभी करंटली क्या व्यवस्था है मैं आपको बता देता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इलेक्शन कमीशन की बात करें तो स्टेब्लिश कब किया गया? 25 जनवरी 1950 को। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके बाद आर्टिकल 324 बनाया गया था संविधान में और उसके बाद इसको स्टेब्लिश किया गया। नाउ कई बारी इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन में चेंजेस हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आर्टिकल 324 किस बात के लिए डील करता है? ये डील करता है इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का पावर किसके हाथों में होगा? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होगा, ये चुनाव कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन करवाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आर्टिकल 324 का। तो ये जो पॉइंट है ये आपको याद ही रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे अगला इंपॉर्टेंट है कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। कॉम्पोजिशन की बात करें तो पहले ये एक सिंगल बॉडी थी, अब इसको मल्टी बॉडी कमीशन बना दिया गया है। मल्टी बॉडी का क्या मतलब होता है? एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। आर्टिकल 324 इस बात की बात करता है कि हाँ भाई 3 लोगों की एक बॉडी होगी, ठीक है। और ये कौन बताता है? इसके लिए एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया था, उस अमेंडमेंट को आप देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 में एक अमेंडमेंट लेकर आया गया था, जिसके बाद इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दी गई इलेक्शन कमीशन को। अभी इसी में और रिफॉर्म करने की बात चल रही है। क्या रिफॉर्म करने की बात चल रही है? कि भाई सरकार का जो पूरा अधिकार है इलेक्शन कमीशन को नियुक्त करने का, कमिश्नर को नियुक्त करने का, वो अधिकार कुछ लोगों में बांटना चाहिए, इंक्लूडिंग जुडिशरी। नाउ इसके चलते बहुत ज्यादा इलेक्शन कमीशन न्यूज़पेपर्स में रहा है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली बात सर्विस कंडीशन एंड अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट पूरी तरीके से राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है और इनका इंपीचमेंट कैसे होता है? वैसे ही होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों का होता है। और इनकी सैलरी भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती, अननेसेसरी। जरूरत पड़ने पर कर सकती है, अगर राष्ट्रपति को लगता है तो किया जा सकता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को नहीं लगता है तो किसी भी प्रकार से इनकी सैलरी में कटौती नहीं की जा सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितने साल का इनका टेन्योर होता है? 65 साल या 6 साल। 6 साल या 65 साल का एक टेन्योर होता है। 6 और 65 याद रखना है। कई बार गलती कर देते हैं बच्चे, 5 65 लगा देते हैं, वो भी गलत हो जाएगा। 6 65 एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारी बातें जो इलेक्शन कमीशन के बारे में हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपने आप को रोकूंगा और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जो शायद ही आपको पता है इलेक्शन कमीशन के बारे में। नाउ सबसे पहली बात, सबसे पहला चुनाव कब हुआ था? सबसे पहला लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था? डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डेट था अक्टूबर 25, 1951 का साल था। 25 अक्टूबर का समय था। पहली बारी जनरल इलेक्शन हेल्ड किए गए इंडिया में, ठीक है। कब तक चला? फरवरी 1952 तक, 21 फरवरी 1952 तक ये कहानी चली थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। दूसरा, नोटा या ईवीएम की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीजें, नोटा और ईवीएम। ईवीएम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ईवीएम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग जब इलेक्शन होता है तो उस टाइम बहुत सवाल उठाते हैं कि ईवीएम टेम्पर्ड था, हम इसलिए चुनाव नहीं जीते क्योंकि ईवीएम टेम्पर्ड था। लेकिन ये बहुत गलत बात है। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बात कही है कि ईवीएम किसी प्रकार से टेम्पर नहीं होता है। यहां से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है,
क्या ईवीएम किसी तरीके से वाईफाई से कनेक्ट होता है? क्या किसी ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है? नहीं, किसी वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता है, किसी ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होता है, किसी प्रकार की इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती और किसी प्रकार से आउटसाइड कनेक्टिविटी नहीं होती है। आपके स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है ये एक प्रकार का कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट है। इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट क्या चीज होता है। नाउ देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा ईवीएम के बारे में। ये वीवीपैट है और ये ईवीएम है। ये वीवीपैट है। वीवीपैट मतलब वोटर वेरीफाइबल ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट का मतलब होता है कि भाई आपने जिसको वोट दिया है वो एक पर्ची निकले, पर्ची में दिख जाए कि हाँ भाई इस चुनाव चिन्ह को मैंने वोट दिया है, इनको मैंने वोट दिया है। इसके लिए वीवीपैट का कॉन्सेप्ट लाया गया। लेकिन उससे पहले आप बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट पर फोकस कीजिए। ये जो बैलेट यूनिट है, बैलेट यूनिट में क्या होता है, आपके जिसको मत देना है उनका नाम, उम्मीदवार का नाम और उनका लोगो बना होता है, चुनाव चिन्ह बना होता है। कंट्रोल यूनिट सारा डेटा जो है उसमें स्टोर होता है। नाउ ये किसी प्रकार से कनेक्टिविटी नहीं होता, मैंने पहले बताया कोई वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं होता है, किसी प्रकार की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं होता, आउटसाइड कनेक्टिविटी नहीं होता और किसी प्रकार से इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है वीवीपैट्स के बारे में। ये जो बैलेट यूनिट है इसमें ही नोटा का ऑप्शन होता है और कंट्रोल यूनिट सारा चीजें रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा कोई स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है। नाउ ये वीवीपैट है। वीवीपैट के मैंने पहले बताया कि वीवीपैट में क्या होता है, एक पेपर निकलता है, उसमें लिखा रहता है कि भाई हमने इनको अपना वोट दिया, मतदान दिया। नाउ नोटा के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आप देख लेते हैं कि सबसे पहली बारी नोटा किसने डिजाइन किया था। तो नोटा को सबसे पहले डिजाइन किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद ने ये जो है पूरा नोटा को डिजाइन किया था। नोटा मतलब नॉन ऑफ द एबव। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि पहली मर्तबा जब इसको इस्तेमाल किया गया तो 1.1% लोगों ने इसको नोटा पर क्लिक किया था। ठीक है, वो अभी आगे बताऊंगा मैं। लेकिन इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पहले 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति चुनाव में मतदान नहीं दे सकते थे। लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1989 में और उसके द्वारा क्या किया गया कि 18 साल कर दिया गया। जो भी व्यक्ति 18 साल या उससे अधिक उम्र के हैं वो लोग अपना मतदान दे सकते हैं। इससे पहले 21 साल से अधिक उम्र के लोग ही मतदान दे सकते थे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी जहां तक बात रही नोटा की, नोटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा चुनाव में सबसे पहले नोटा का इस्तेमाल 2014 में किया गया, जहां पर 1.1% लोगों ने नोटा पर क्लिक किया, नोटा पर अपना मतदान किया कि ऊपर से जितने भी कैंडिडेट दिए हैं मुझे कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहे हैं, अतः मैं नोटा पर क्लिक कर रहा हूं। यही नोटा की कहानी है। बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, मैं यहीं पर रुकूंगा। बहुत सारी चीजें जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन से एक क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जामिनेशन में, तो प्लीज इलेक्शन कमीशन को बहुत अच्छे से पढ़िए। इससे रिलेटेड वन नेशन वन इलेक्शन का भी कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने लायक है। फिलहाल मैंने शॉर्ट में समराइज करने की कोशिश करी इस वीडियो में। उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली होंगी आपको इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO, कॉन्फ्रेंस, CPSS का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट SSB पैनल मेंटोर से और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग SSB के लिए।